माय यूट्यूब चैनल कंप्लीट बायोलॉजी ज्ञान। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग अपने ज्ञान को अपग्रेड करते रहें और अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे लेवल पे ले जाएं। हम ये सारे वीडियो शॉर्ट नोट्स पे लेके आए हैं ताकि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें और अच्छे नंबर से पास हो सकें। और हमेशा देखते रहिए कंप्लीट बायोलॉजी ज्ञान और उन बच्चों तक शेयर कीजिए जो बच्चे नोट्स ना बनाए हैं और उनकी प्रिपरेशन सही तरीके से ना हुई हो। उन बच्चों को ये नोट्स शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम लोग पहला चैप्टर और दूसरा यूनिट देख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर। अगर जिन्होंने पहली या दूसरी यूनिट ना देखी है वो जाकर हमारे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट नोट्स में है और आप लोगों को बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। तो आज हम देखते हैं क्या, मानव जनन अंग। तो हम लोग आज क्या देखते हैं, मानव जनन अंग। मानव जनन अंग, मानव जनन अंग होता क्या है। मानव के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं और एक संतान से दूसरी संतान का जब निर्माण होता है तो उसको क्या कहते हैं, जो अंग सहायक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मानव जनन अंग। तो तीसरे अध्याय में क्या है, मानव जनन अंग। हम देख लेंगे इसका टॉपिक क्या है, मानव जनन अंग का। ह्यूमन रिप्रोडक्शन इसका इंग्लिश नेम है। मनुष्य क्या है, मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। मनुष्य क्या है, एक लिंगी प्राणी। एक लिंगी प्राणी के बारे में आप लोग समझते ही होंगे, जिनमें स्त्री के सर मतलब मेल और फीमेल अलग अलग हों, उसको क्या कहते हैं, एक लिंगी प्राणी। और जिनमें पुरुष और मादा दोनों में एक ही पाया जाए, जैसे कि पुष्प हो गया, फ्लावर्स में हम देखते हैं उसमें सब एक में ही पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, द्विलिंगी प्राणी। और मनुष्य क्या होता है, वो एक लिंगी प्राणी होता है जिसमें नर जनन अंग अलग और मादा जनन अंग ये अलग पाया जाए, उसको हम क्या कहते हैं, एक लिंगी प्राणी। नर जनन अंग अथवा मेल में क्या पाया जाता है, जिसमें युग्मक नर युग्मक पाए जाते हैं, उनमें शुक्राणु का निर्माण होता है। और मादा जनन अंग होते हैं जिनमें, जिसको कहते हैं फीमेल, उसमें क्या होता है, मादा युग्मक का निर्माण होता है जिसको हम क्या कहते हैं, अंडाणु। जिसको हम क्या कहते हैं, अंडाणु। हम लोग क्या देखे हैं, मनुष्य क्या है, एक लिंगी प्राणी है जिसमें नर जनन अंग होते हैं और मादा जनन अंग होते हैं, वो दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। नर जनन अंग मतलब मेल और मादा जनन अंग मतलब फीमेल, ये दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। नर जनन में जो होता है वो शुक्राणु का निर्माण होता है और मादा जनन में क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे कि जो मानव जनन तंत्र है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि उसका वो होता क्या है और वो है क्या। तो हम देखेंगे कि वे अंग जो मानव जनन में सहायक होते हैं मानव जनन तंत्र कहलाते हैं। ये निम्नलिखित इनके कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। पहला क्या है, प्राथमिक और दूसरा क्या है, द्वितीयक। प्राथमिक और द्वितीयक 2 होते हैं। प्राथमिक नरजनन क्या होता है और द्वितीयक नरजनन क्या होते हैं, उसको हम देखें। और द्वितीयक में जो सहायक अंग होते हैं नरजनन के और मादा के सहायक अंग क्या क्या होते हैं, तो हम देखते हैं कि जो नर के होते हैं मुख्य जनन अंग वो होता है वृषण, और जिनमें क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। नर में क्या मुख्य अंग होते हैं, वो होता है वृषण और क्या बनता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। और मादा में मुख्य अंग क्या होते हैं, अंडाशय होते हैं जिनमें अंडाणु का निर्माण होता है। ये पाए जाते हैं इन दोनों में। और द्वितीयक जनन अंग में हम देख लेते हैं सेकेंडरी जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन है, उसमें हम देख लेंगे कि जो नर सहायक अंग है और मादा सहायक अंग है वो किस प्रकार से पाए जाते हैं, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। तो नर में हम देखेंगे कि इसमें वृषण कोष पाया जाता है और अति वृषण पाया जाता है, वृषण कोष जिसमें वृषण पाए जाते हैं और वृषण रहते हैं। शुक्र वाहिनियां मतलब जो जिसमें से शुक्र मतलब स्पर्म जाता है, शुक्राशय पाया जाता है, शिश्न पाया जाता है, प्रोस्टेट ग्रंथियां पाई जाती हैं, काउपर ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो हम देखेंगे जो प्राथमिक होता है, प्राथमिक में मुख्य क्या होता है, वृषण होता है जिनमें शुक्राणु बनते हैं। और द्वितीय में क्या होता है, इसमें वृषण कोष होता है और अधिवृषण होता है, शुक्र वाहिनियां होती हैं, शुक्राशय होता है और शिश्न होता है, प्रोस्टेट ग्रंथियां होती हैं, काउपर ग्रंथियां होती हैं। और मादा में क्या पाया जाता है, गर्भाशय पाया जाता है, अंडवाहिनियां पाई जाती हैं, योनि पाई जाती है, भग पाया जाता है और स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। हम देखेंगे कि
जो प्राथमिक में पाया जाता है वो प्राथमिक में किस प्रकार से पाया जाता है, प्राथमिक में क्या, उसमें सिर्फ अंडाशय पाया जाता है जिसमें अंडाणु का निर्माण होता है। और इसमें क्या पाया जाता है, गर्भाशय पाया जाता है, अंडवाहिनियां पाई जाती हैं, योनि पाई जाती है, भग पाई जाएगी और स्तन ग्रंथियां पाई जाएंगी। द्वितीयक में, प्राथमिक में सिर्फ अंडाशय पाया जाएगा। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि जो नर जनन अंग है वो किस प्रकार से होता है और क्या उसमें होता है, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में क्या पाया जाता है और क्या होता है उसमें। तो हम देख लेंगे कि जो इसकी ग्रंथियां होंगी वो किस प्रकार से पाई जाएंगी। तो हम देखेंगे नर में, इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। नर में विभिन्न अंग जैसे कि वृषण, सहायक ग्रंथ नलिकाएं, ग्रंथियां, इन सब का जो समूह होता है वो नर युग्मक बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, नर जनन तंत्र कहते हैं। जो सहायक ग्रंथियां और ग्रंथियां, जो सहायक नलिकाएं और ग्रंथियां, इन सब का जो समूह बनता है, और वृषण का, इन सब का जो समूह बनता है वो एक नर युग्मक का निर्माण करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नर जनन तंत्र कहते हैं। अब नर जनन तंत्र के जो भाग होते हैं उसमें कितने भाग पाए जाते हैं हम ये देखेंगे। इसका 3 भाग होते हैं, मुख्य भाग, सहायक अंग और एक सहायक ग्रंथियां। पहला क्या होता है, मुख्य अंग, दूसरा सहायक अंग और तीसरा क्या होता है, सहायक ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां इसमें पाई जाएंगी और सहायक अंग कौन सा होता है कि रिप्रोडक्शन हमारा करवा सकें, ये सब किस प्रकार से पाई जाएंगी। तो हम देखेंगे कि जो नर जनन तंत्र के नर जनन तंत्र के जो भाग होते हैं उसमें मुख्य भाग में क्या पाया जाता है, वृषण पाया जाता है। और सहायक अंग क्या होते हैं, अधिवृषण होती हैं, शुक्रवाहक नलिकाएं होती हैं, स्खलन नलिका होती है, वृषण कोश होता है, शिश्न होता है और शुक्राशय होता है। और सहायक ग्रंथियां कौन सी होती हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, काउपर ग्रंथि होती है, ये सब इनमें ग्रंथियां पाई जाती हैं जो हमारे रिप्रोडक्शन को सुटेबल बनाती है। तो हम लोग क्या देखेंगे, नर जनन तंत्र की संरचना। हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे, हम लोग नर जनन तंत्र के भाग पढ़ चुके थे, मुख्य अंग पढ़ चुके थे और सहायक अंग पढ़ चुके थे। हम लोग क्या पढ़े थे, नर जनन तंत्र के भाग पढ़ चुके थे और हम लोग क्या पढ़ चुके थे, नर जनन तंत्र के भाग पढ़ चुके थे, मुख्य अंग पढ़ चुके थे, सहायक अंग पढ़ चुके थे और क्या पढ़ चुके थे, सहायक ग्रंथियां पढ़ चुके थे। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। और हम लोग क्या पढ़ेंगे, नर जनन तंत्र की संरचना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नर जनन तंत्र की संरचना पढ़ेंगे। नर जनन तंत्र की संरचना में क्या है, हम लोग क्या देख रहे हैं अब, नर जनन तंत्र की संरचना। नर जनन तंत्र की संरचना में हम लोग क्या देखेंगे, शुक्रवाहक नलिकाएं, ये क्या है, ये यहाँ है, ये शुक्रवाहक नलिकाएं हैं। और मूत्र विसर्जन नलिका ये है, मूत्र विसर्जन नलिका कौन सी है, ये वाली है। अधिवृषण क्या है, ये यहाँ पर पाया जाता है अधिवृषण। और शिश्न क्या है, ये टेस्टिस का सबसे लास्ट वाला भाग है, ये क्या कहलाता है, शिश्न कहलाता है। ये क्या होता है, जिसमें वृषण पाया जाता है, ये क्या होता है, वृषण कोश कहलाता है। और जिसमें ये क्या है, ये जो ये वृषण है और ये काउपर ग्लैंड है, जिनमें से बहुत सारी नलिकाएं निकलती हैं और ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये क्या है, ये वाली प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये स्खलन नलिका है। यहाँ क्या होती हैं, यहाँ शुक्राशय होता है और इसमें मूत्र होता है। ये बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझ लिए ये पूरा होता क्या है। इसको आप लोग अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा और अपने अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन से अंग कहाँ पर पाए जाते हैं। अब हम लोग तो क्या देखेंगे कि उसके एक जो टीएस होता है वो हम लोग देखेंगे उसका, कि टीएस में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से उसका सूक्ष्म रूप देख लेंगे कि क्या कैसे होता है। तो हम लोग क्या देखे थे, यहाँ पर मूत्राशय हम लोग देखे थे। यहाँ क्या देखे थे, शुक्राशय देखे थे हम लोग। और ये क्या है, शुक्रवाहक नलिका है जो शुक्राणुओं को लेके आती है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों क्या है, शुक्रवाहक नलिकाएं हैं। और ये क्या है, ये अधिवृषण है, ये वाला, ये और ये दोनों वृषण हैं। ये क्या होता है, ये वृषण कोश होता है जिसमें वृषण रहते हैं, ये वाला, ये दोनों। और ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये वाला। और ये मूत्र विसर्जन नलिका है जिसमें से आता है। और यहाँ पर हमारा क्या पाया जा रहा था, शिश्न पाया जा रहा था। इसमें ये उसका टीएस है जो हम लोग देखेंगे। और हम लोग देखेंगे मुख्य और प्राथमिक अंग।
प्राथमिक अंग हम लोग देखे थे ना, प्राइमरी अंग और सेकेंडरी अंग दोनों हम लोग देखे थे। तो हम लोग देखेंगे कि मुख्य प्राइमरी अंग क्या क्या होते हैं और क्या हैं ये। तो हम देखेंगे मुख्य प्राइमरी अंग में क्या पाए जाते थे, वृषण पाए जाते थे। आप लोग देखे थे कि वृषण पाए जाते थे उसमें। तो हम लोग क्या देखेंगे, पुरुषों में एक जोड़ी वृषण मतलब टेस्टिस जो होता है वो उदर गुहा से बाहर थैलीनुमा संरचना में क्या पाया जाता है, थैलीनुमा संरचना में, जिसे क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं। थैलीनुमा संरचना में पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं। क्या होता है, पुरुषों में एक जोड़ी मतलब एक जोड़ी वृषण होता है और उदर गुहा से थैलीनुमा संरचना में पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, वृषण कोश कहते हैं। और वृषण एक अंडाकार और 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा व 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। यह बाहर की 2 झिल्लियों से घिरा होता है। 2 झिल्लियों से क्या होता है, घिरा होता है ये। और आंतरिक झिल्ली वृषण के अंदर अंतर्वलित होकर के 250 से 300 कोष्ठों का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं, वृषण पालियाँ कहते हैं। हम लोग डायग्राम में इसको देख लेंगे कि डायग्राम में क्या होता है और किस तरीके से होता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो है ये हमारा पूरा वृषण की संरचना है, उसका टीएस है। तो हम लोग यहाँ देखे थे जो अधिवृषण है, और ये क्या है, ये वृषण जाल है पूरा, ये जो फैला हुआ है। और ये ट्यूनिका है और ये शुक्रजनन नलिका है, जहाँ से शुक्राणु जो होते हैं वो जाते हैं। और ये ट्यूनिका, ये वृषण कोष्ठ है जिसमें वृषण पाया गया है। ये दो एक जोड़ी है ना पूरा, ये शुक्रवाहिकाएं हैं ये सब। और ये क्या है, पूरा वृषण की संरचना और उसका टीएस है। अब शुक्रजनन नलिका की आंतरिक संरचना हम लोग देख लेंगे कि उसकी आंतरिक संरचना क्या होती है और किस प्रकार से होती है। तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे। अब शुक्रजनन नलिका की जो आंतरिक संरचना होती है वो वृषण के अंदर शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं। इसके भीतर 3 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। जो शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं इसके भीतर 3 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। पहला क्या होता है, शुक्राणु जनन कोशिकाएं, दूसरा सर्टोली कोशिकाएं और तीसरा अंतर्वली कोशिकाएं। इसको हम लोग कहते हैं लीडिंग सेल, सर्टोली सेल और स्पर्मेटोजीनिया सेल। इसको हम लोग कहते हैं जर्म सेल। इसका देखिए टीएस, ये हम लोग देख लिए ना, इसका टीएस क्या होता है, यहाँ हम लोग देख लिए। ये छोटे छोटे क्या है, ये शुक्राणु है। ये क्या है, ये लीडिंग सेल है, ये पाई जाती है। ये वाली सर्टोली कोशिकाएं हैं और ये क्या है, शुक्राणु जनन कोशिकाएं हैं। ये वाला, ये उसका क्या है, शुक्र जनन का ये क्या है, टीएस है। अब हम लोग देखेंगे शुक्राणु जनन कोशिकाएं क्या होती हैं। शुक्राणु जनन कोशिकाएं होती क्या है, हम लोग क्या देख रहे हैं, अब शुक्राणु जनन कोशिकाएं देख रहे हैं। उसमें हम लोग क्या देखेंगे, यह नर जननी कोशिकाएं होती हैं जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु मतलब स्पर्म का निर्माण करती हैं। और सर्टोली कोशिकाएं क्या होती हैं, सर्टोली कोशिकाएं यह पिरामिड आकार की कोशिकाएं हैं जो बनते हुए नर युग्मक कोशिका को पोषण प्रदान करती हैं। शुक्राणु जनन कोशिकाएं क्या होती हैं, यह नर जननी कोशिकाएं होती हैं। नर जननी कोशिकाएं होती हैं जो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, जैसे यन हो गया, यन से 2n मतलब यन से 2n की शुक्राणु मतलब स्पर्म का निर्माण करती हैं। और जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं वो पिरामिड के आकार की होती हैं। सर्टोली कोशिकाएं हम लोग देखे हैं अभी, सर्टोली कोशिकाएं यहाँ जो पाई गई हैं ये वाली, ये सर्टोली कोशिकाएं ये कैसी होती हैं, पिरामिड के आकार की हैं। देखिए आप लोग देख ही रहे होंगे, पिरामिड के आकार की कोशिकाएं ये हमारी क्या है, सर्टोली कोशिकाएं हैं। और ये बनते हुए नर युग्मक को पोषण प्रदान करती हैं ताकि वो और बढ़े अच्छे से। और हम लोग क्या देखेंगे, अंतराली कोशिकाएं मतलब लीडिंग सेल्स। हम लोग क्या देखेंगे, लीडिंग सेल्स। वृषण पालियों में शुक्र जनन नलिकाओं के चारों तरफ अंतराली अवकाश होता है, मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं, अवकाश होते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसमें कहीं कहीं छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं व लीडिंग कोशिकाएं होती हैं। मतलब वृषण पाली में शुक्र जनन नलिकाओं की चारों तरफ एक अंतराली कोशिका अवकाश होता है जो कहीं कहीं छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं और लीडिंग कोशिकाएं होती हैं। इसे ही अंतराली कोशिकाएं कहते हैं हम।
ये टेस्टोस्टेरॉन का स्राव करती हैं। इनकी कुछ कोशिकाएं प्रतिरक्षात्मक भी होती हैं, मतलब रक्षा करती हैं उनके। और अब हम लोग देखेंगे द्वितीयक सहायक अंग। हम लोग प्राथमिक सहायक अंग देख लिए, अब हम लोग क्या देखेंगे, द्वितीयक सहायक अंग। द्वितीयक सहायक अंग में क्या होता है और वो किस प्रकार से काम करता है और क्या क्या इसमें पाया जाता है द्वितीयक सहायक अंग में। तो द्वितीयक सहायक अंग में हम लोग क्या देखे थे, इसमें हम लोग देखे थे वृषण कोष। वृषण जिन थैलीनुमा संरचना में उपस्थित होता है उसे वृषण कोष कहते हैं। वृषण कोष उदर गुहा के बाहर इसलिए उपस्थित होता है जिससे वृषण का जो तापमान हो, ये इम्पॉर्टेंट है, वृषण का जो तापमान हो वो शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाए। इसकी वजह से वो कहाँ, उदर गुहा के बाहर उपस्थित होता है। और अधिवृषण क्या होता है, अधिवृषण हम लोग देखेंगे शुक्रवाहिकाएं वृषण से मिलकर वृषण के पश्च सतह पर अधिवृषण में खुलती हैं। अधिवृषण पतली लंबी नलिका के अत्यधिक कुंडलन से बनी होती है। इसमें शुक्राणुओं का परिपक्वन का कार्य होता है। जो अधिवृषण होता है उसमें शुक्राणुओं के परिपक्वन का कार्य होता है। इसमें देख लीजिए, आप लोग देख ही रहे होंगे, इसमें जो नलिकाएं बनी है अधिवृषण की, ये वाली ये नलिकाएं होती है, ये वाली पूरा जो पाई जाती हैं उसको हम लोग कहते हैं अधिवृषण। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, अब हम लोग शुक्रवाहक नलिका। शुक्रवाहक जो नलिका होती है वो क्या होती है, शुक्रवाहक नलिका क्या होती है, शुक्रवाहक नलिका क्या होती है, उसमें क्या क्या पाया जाता है वो हम लोग देखेंगे अब। तो अधिवृषण के पश्च भाग से निकलकर यह शुक्रवाहक नलिका उदर गुहा तक जाकर मूत्राशय के ऊपर एक लूप बनाती है। क्या होती है, अधिवृषण के पश्च भाग से निकलकर यह शुक्रवाहक नलिका के उदर भाग में जाकर मूत्राशय से ऊपर एक लूप जैसी संरचना बना लेती है, उसको हम लोग कहते हैं शुक्रवाहक नलिका। अब हम लोग क्या देखेंगे, स्खलन नलिका क्या होती है, उदर गुहा से शुक्राशय से निकली एक नलिका शुक्रवाहक में खुलती है, मतलब शुक्राशय से एक नलिका निकलती है वो जाकर शुक्रवाहक में खुलती है। यह दोनों मिलकर स्खलन नलिका कहलाती हैं। मतलब कोई नलिका है, गुहा है जो शुक्राशय से निकली हुई है और शुक्रवाहक में खुल जाती है, यह दोनों मिलकर स्खलन नलिका कहलाती हैं। अब हम लोग देखेंगे कि शिश्न क्या होता है। हम लोग यहाँ तक देख लिया, अब हम लोग देखेंगे शिश्न क्या होता है। शिश्न जो होता है यह बाह्य जनन द्रव्य है। मूत्र नलिका शिश्न के रास्ते से बाहर खुलती है। मूत्र नलिका वीर्य व मूत्र दोनों का परिवहन करती है। जो मूत्र नलिका होती है ये स्पर्म और मूत्र दोनों का परिवहन करती है। शिश्न में जो पाया जाता है ये जनन द्रव्य है। मूत्र नलिका शिश्न के रास्ते से खुलती है और मूत्र नलिका में वीर्य और मूत्र दोनों का परिवहन होता है। शुक्राशय क्या होता है, यह एक छोटी मूत्राशय के पीछे स्थित होती है तथा यह वीर्य का लगभग 60% बनाती है। शुक्राशय में क्या होता है, वीर्य का मतलब स्पर्म का लगभग 60% बनता है इसमें। अब हम लोग देखेंगे कि सहायक जो ग्रंथियां होती हैं वो सहायक ग्रंथियां क्या क्या होती हैं। सहायक ग्रंथियां में हम देख लेंगे सहायक ग्रंथियां में क्या क्या पाई जाती हैं। सहायक ग्रंथियां हम लोग पहला देख लिया कि मुख्य जो अंग था, मुख्य अंग में हम लोग क्या देखे थे, मुख्य अंग में हम लोग देखे थे उसमें पाया गया था वृषण। ठीक है, मुख्य अंग में क्या पाया गया था, उसमें पाया गया था वृषण। और जो सहायक अंग था उसमें हम लोग ये सारी चीज़ें देखे थे। सहायक अंग में हम लोग ये सब देख लिए थे, वृषण कोष हो गया, वृषण कोष हो गया, अधिवृषण हो गया, शुक्रवाहक नलिका हो गई और स्खलन नलिका हो गई, शिश्न हो गया, शुक्राशय हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, सहायक ग्रंथियाँ। सहायक ग्रंथियाँ में क्या क्या पाई जाती हैं, वो सब कैसे कार्य करती हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे इसमें। जो सहायक ग्रंथियाँ होती हैं उसमें क्या देखेंगे कि सहायक ग्रंथियाँ क्या क्या होती हैं। सहायक ग्रंथियों में हम देखेंगे कि जो सहायक ग्रंथियाँ होती हैं उसमें प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करती हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है, यह एक सघन ग्रंथि है, मतलब बहुत ही जालीदार, मतलब बहुत पास 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 ऐसे सघन, बहुत ही सघन ग्रंथि है जो मूत्र नलिका के आधार के चारों ओर होती है। मतलब चारों तरफ से, जैसे मूत्र नलिका हो गई इसके चारों तरफ ये सघन एक सघन 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 ग्रंथि पाई जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। ये वीर्य का लगभग 20 से 25% भाग बनाती है।
हम देखेंगे अब काउपर ग्रंथि क्या है। यह श्रावण शिश्न के स्नेहन का कार्य करती है। मतलब ये रास्ता जो वीर्य आता है वो उसका मतलब कापर जो ग्रंथि होती है वो उसको सरल रास्ता बना देती है। मतलब जो बेस होता है उसको ये स्रावित करती है और अपने ग्रंथि से, और उससे जो वीर्य वो होता है मतलब स्पर्म जो होता है उसका रास्ता सरल बना देती है कापर ग्रंथि। यह एक जोड़ी होती है, मतलब यह 2 भाग में पाई जाती है जो कापर ग्रंथि होती है। अब हम देखेंगे टेस्टोस्टेरॉन मनुष्य में क्या पाया जाता है। वुमेन में जो मेल होते हैं उनमें टेस्टोस्टेरॉन पाया जाता है। यह नर हार्मोन्स है। टेस्टोस्टेरॉन क्या है, नर हार्मोन्स है जो अंतराली कोशिका से स्रावित होता है। यह नर जनन अंगों के विकास व शुक्राणु परिपक्वन में सहायक होता है। नर जनन अंग मतलब जो टेस्टिज होता है उसके निर्माण में और उसके विकास में, और शुक्राणु जो होता है स्पर्म उनके विकास में ये और उनके परिपक्वन में ये सहायक होते हैं। जो टेस्टोस्टेरॉन होते हैं वो ये करते हैं, वो नर हार्मोन्स होते हैं और अंतराली कोशिका से निर्माण होता है उनका, अंतराली कोशिका से स्रावित होता है ये टेस्टोस्टेरॉन, और नर जनन अंगों का विकास करते हैं और शुक्राणु के परिपक्वन में सहायक होते हैं। अब हम देखेंगे कि जो स्त्री जनन अंग है वो क्या क्या होते हैं। स्त्री जनन अंग में क्या होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनमें क्या पाया जाता है। तो स्त्री जनन तंत्र जनन प्रक्रिया के अंतर्गत अतिरिक्त भी कई कार्यों में का निर्वहन करती है, जैसे कि निषेचन हो गया, भ्रूण हो गया, भ्रूण का विकास हो गया, गर्भधारण हो गया, दुग्ध हो गया, ये सब स्त्री जनन अंग के भाग हैं। तो इनमें भी 2 पाए जाते हैं। पहला क्या पाया जाएगा, प्राथमिक, और दूसरा क्या है, द्वितीयक। अब हम लोग देखेंगे प्राथमिक के अंतर्गत क्या हो पाया जाता है और द्वितीयक के अंतर्गत क्या पाया जाता है। जैसे हम लोग उसमें देखे थे नर जनन अंग में, तो उस प्रकार से हम मादा जनन अंग में हम देखेंगे जो प्राथमिक होता है उसमें ओवरी मतलब अंडाशय पाया जाएगा, और द्वितीयक में क्या पाया जाएगा, अंडवाहिनी जिसमें अंड से अंड बाहर निकलता है, गर्भाशय मतलब यूटेरस जिनमें बच्चा पलता है, और गर्भाशय, ग्रीवा और योनि, ये सब पाया जाएगा इसमें। और इसका मुख्य अंग क्या है, अंडाशय है। तो अब हम देखेंगे स्त्री जनन अंग की संरचना। स्त्री जनन अंग की संरचना क्या क्या है, उसमें क्या क्या पाए जाते हैं। तो ये है स्त्री जनन अंग, और उसमें क्या पाया जाता है, ये क्या है, ये शुक्रवाहिनियाँ हैं जिसमें से अंड बाहर निकलता है। ये क्या है, ये एग है, ये अंडाशय है, इसमें एग होते हैं। यहाँ गर्भाशय पाया जाता है, और ये गर्भाशय ग्रीवा होती है जो समय आने पर सिकुड़ जाती है और फैल भी जाती है। और ये क्या है, ये योनि है, ये योनि जिससे बच्चा बाहर निकलता है। ये सब पाए जाते हैं इसमें। इसका मुख्य प्राथमिक अंग हम लोग देख लेंगे जिसमें अंडाशय पाया जाता है। अब अंडाशय के भाग में हम देख लेंगे कि यह क्या होता है, यह मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। जो अंडाशय होता है वो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है जो मादा युग्मक मतलब अंड का निर्माण करता है और स्टेरॉइड हार्मोन्स का उत्पादन करता है। हम लोग नर में क्या देखे थे, उसमें टेस्टोस्टेरॉन पाया गया था, और इसमें क्या होता है, स्टेरॉइड हार्मोन्स पाया जाता है। नर में टेस्टोस्टेरॉन पाया जाता है और मादा में स्टेरॉइड हार्मोन्स पाया जाता है। ऊपर के जो उदर के नीचे दोनों तरफ एक एक अंडाशय एक एक जोड़ी में पाए जाते हैं। हम लोग देख लेंगे कि जो एक एक अंडाशय होता है वो एक एक जोड़ी में पाए जाते हैं। ये देखिए, ये क्या है, ये और ये दोनों उदर के एक एक जोड़ी में अंडाशय पाए जाते हैं। और अब हम लोग देख लेंगे क्या है इसमें, और पूरा प्रत्येक अंडाशय 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी और 1.5 सेंटीमीटर क्या होती है, चौड़ी होती है। ये क्या होते हैं, 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है और लगभग 1.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। इसकी जो संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है। और दोनों में क्या पाया जाता है, हम लोग क्या देखे थे, ये प्राथमिक मुख्य अंग देखे थे मादा का। अब हम लोग अंडाशय ये क्या, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ये है क्या। अब हम इसके बारे में क्या आधा तो पढ़ चुके थे हम लोग। ये प्राथमिक लैंगिक अंग है मादा का। और दूसरा क्या देखे थे, ये अंड का निर्माण करती है और स्टेरॉइड हार्मोन्स इसमें उत्पादन होता है। और ये उदर के नीचे दोनों तरफ एक एक जोड़ी होती है, और ये 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है और 1.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। लगभग 1 सेंटीमीटर बादाम के आकार की संरचना होती है, मतलब कुछ ऐसे
ऐसे इसकी संरचना होती है। यह श्रोणि भित्ति से लिगामेंट द्वारा उदरी गुहा से लटके रहते हैं। मतलब ये क्या होती हैं, ये ऐसे इस प्रकार से लटके होते हैं। उदरी भाग से क्या होती हैं, ये देखिए ये क्या है, ये दोनों लटकी रहती हैं इसमें। अब हम लोग देख लेंगे कि इसकी जो आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार से होती है। जो अंडाशय की आंतरिक संरचना होती है वो किस प्रकार से पाई जाती है इसमें। अब हम लोग देखें, ये है इसका मेडुला, मतलब केंद्रीय संरचना। ये जो यहाँ पाया जाता है ये सब इसका क्या है, केंद्रीय संरचना है इसका। और ये क्या है, जननिक एपिथेलियन है। ये परिधि मतलब कॉर्टेक्स है ये। और अब हम लोग देखेंगे कि प्रत्येक अंडाशय बाहर की ओर एक पतली जनन एपिथेलियम से स्तरीय होता है। वह अंदर अंडाशय पीठिका मतलब स्ट्रोमा होती है, जिनमें दो भाग होते हैं। पहला क्या, परिधि, और दूसरा क्या, केंद्रीय। पहला क्या, परिधि, और दूसरा केंद्रीय, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कार्टेक्स, और केंद्रीय को मेडुला। इसमें दो संरचना पाई जाती हैं, दो भाग पाए जाते हैं अंडाशय में। तो हम लोग देखेंगे जो मेडुला का भाग होता है वो किस प्रकार से होता है। अंडाशय के मेडुला का जो भाग होता है वो देखिए, अंडाशय के मेडुला भाग अनेक अंडाकार गोल संरचना में बिखरी हुई होती हैं। अंडाकार गोल संरचनाएं और बिखरी हुई होती हैं। ये प्राथमिक पुटिकाएं या अंडाशय पुटिकाएं कहते हैं। संरचनाएं गोल सी और बिखरी हुई थोड़ी रहती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय पुटिकाएं कहते हैं। प्राथमिक पुटिकाएं परिपक्व होकर ग्राफियन फॉलिकल बनाती हैं। और हम लोग देखेंगे इसका सहायक अंग क्या होते हैं। इसके सहायक अंग में हम लोग देखेंगे इसमें अंडवाहिनी पाई जाती है, गर्भाशय, योनि, यह सब पाए जाते हैं इसमें। तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो अंडवाहिनी होती है वो क्या होती है और उसमें क्या क्या होता है। तो अंडवाहिनी में हम लोग देखेंगे यह एक जोड़ी पेशी व नलिकाकार होती है। यह अंडाशय से गर्भाशय तक इसकी गुहा पश्चमाभी एपिथेलियम से स्तरित होता है। प्रत्येक अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं। पहला क्या, कीपक, दूसरा क्या, तुम्बिका, तीसरा क्या, संकीर्ण पथ। पहला क्या है, कीपक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, कीपक है। दूसरा क्या है, तुम्बिका है। दूसरा क्या है, तुम्बिका है। तीसरा क्या है, संकीर्ण पथ है। तीसरा क्या है, संकीर्ण पथ है। पहला क्या है, कीपक है, दूसरा क्या है, तुम्बिका है, तीसरा क्या है, संकीर्ण पथ है। स्थमस जिसको कहते हैं, संकीर्ण पथ को। अब हम लोग देखेंगे कि जो गर्भाशय होता है वो किस प्रकार से होता है और वो क्या होता है मादा में। गर्भाशय, मादा में केवल एक गर्भाशय पाया जाता है। मादा में ही केवल एक गर्भाशय पाया जाता है। आप लोग जानते ही होंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, बच्चेदानी कहते हैं। यह लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी खोखली पेशी होती है। कैसी होती है, लंबी होती है इतना ही, और खोखली होती है और पेशी होती है। इनमें रक्त की प्रचुर मात्रा की पूर्ति होती है। इसमें क्या होता है, रक्त बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तभी तो बच्चे का विकास होगा। यह भी श्रोणि भित्ति से लिगामेंट द्वारा जुड़ी होती है। तो श्रोणि भित्ति से लिगामेंट द्वारा जुड़ी होती है, जैसे कि हमारा अंडाशय उसमें अंड जुड़ा रहता है, उसी प्रकार से यह गर्भाशय भी जुड़ी रहती है। और उसमें क्या होता है, जो रक्त होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और यह इतने 8 सेंटीमीटर लंबी खोखली और पेशी होती है। और इसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में आप लोग सुने होंगे, बच्चेदानी कहते हैं इसको। गर्भाशय को हम क्या कहते हैं, बच्चेदानी कहते हैं। ये सब होता है। इसकी ऊपरी भाग फैलोपियन नलिका में खुलती है। वह निचला जो भाग होता है वो गर्भाशय ग्रीवा कहलाता है। पहला क्या होता है, फैलोपियन नलिका में खुलता है, और दूसरा निचला भाग जो होता है वो गर्भाशय ग्रीवा कहलाता है। गर्भाशय भित्ति के 3 स्तर होते हैं। जो गर्भाशय भित्ति होता है उसके 3 स्तर मुख्यतः होते हैं। पहला क्या होता है, पतला झिल्ली में, और दूसरा क्या होता है, मध्य मोटा, तीसरा क्या होता है, आंतरिक ग्रंथिल स्तर। पहला क्या होता है, पतला झिल्ली में, और दूसरा क्या होता है, मध्य मोटा होता है, और तीसरा क्या होता है, आंतरिक ग्रंथिल स्तर होता है। तो हम देख लेंगे कि जो पहला पतला झिल्ली में होता है वह परिगर्भाशय, और मध्य मोटा को क्या कहते हैं, गर्भाशय पेशी स्तर मतलब मध्य स्तर, और आंतरिक ग्रंथिल स्तर को अंत स्तर कहते हैं।
पहला को क्या कहते हैं परिगर्भाशय, दूसरा को क्या कहते हैं मध्य स्तर कहते हैं, तीसरा को अंतः स्तर कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि योनि क्या है। गर्भाशय पतली ग्रीवा द्वारा योनि में बदलता है, जिससे कि हमारा बच्चा क्रॉस होता है। योनि मैथुन के समय में से पुरुष के वीर्य ग्रहण करने का कार्य करती है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका जो बाह्य जननांग जो योनि होता है वह मादा का बाह्य जननांग अंग होता है, मतलब ये बाहर की तरफ होता है, एक्सटर्नल ऑर्गन होता है ये। हम लोग देखेंगे कि इस एक्सटर्नल ऑर्गन क्या होते हैं। स्त्री में क्या होता है, जो मादा होते हैं स्त्री में बृहद ओष्ठ, लघु ओष्ठ, हाइमन व फगसेफ स्त्री के बाह्य जननांग है। यहाँ आप लोग देख लेंगे ये जो होता है ये गोला गोला सा उसको कहते हैं भगसेफ। यहाँ एक छोटा सा होता है उसको हम लोग कहते हैं मूत्र छिद्र। और ये क्या होता है, ये होता है हमारा भग, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा बहुत ही हेल्प करता है। और यहाँ क्या होता है हाइमन होता है, हाइमन की लेयर होती है, आप लोग सुने होंगे। ये क्या होता है इसमें, ये बृहद ओष्ठ मतलब बाहर ये बड़ा सा ओठ होता है इसमें ओष्ठ। और ये क्या होता है लघु मतलब छोटा वाला। और ये सब जो हेयर सारे कटिंग्स निकले रहते हैं उसको क्या कहते हैं जनन साइल कहते हैं। ये सब इसमें पाए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्तन ग्रंथि क्या होती है। स्तन ग्रंथि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वो क्या होती है, मेमरी ग्लैंड। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको दूध की आवश्यकता होती है, जैसे सभी लोगों को किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता होती है अपने पालन पोषण के लिए और आगे ग्रोथ करने के लिए। उसी प्रकार जो बच्चा होता है उसको भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। उसको हम क्या कहते हैं, जो दूध पिलाया जाता है उसको हम आज पढ़ेंगे स्तन ग्रंथि। उसको हम क्या कहते हैं स्तन ग्रंथि, इंग्लिश में क्या कहते हैं मेमरी ग्लैंड्स। उसकी संरचना क्या होती है, इसमें छोटे छोटे ये सारे वसा होते हैं जिसकी वजह से ये फूला रहता है। ये सब क्या है, इसका वसा है। ये सब इसकी वजह से ये क्या होता है फूला होता है। ये क्या होता है, ये स्तन नलिका होती है जिसमें दूध आता है। बच्चे के पैदा होने के बाद इसमें दुग्ध आता है, आप लोग देखे होंगे। और दुग्ध वाहिका, यहाँ से यहाँ एक छोटी सी झिल्ली होती है निकली रहती है, वो क्या होती है दुग्ध वाहिका होती है। ये तुम्बिका, ये छोटी छोटी ये सारी चीज़ें तुम्बिका होती हैं। और ये होती है कूपिका जिसमें दूध भरा रहता है। ग्रंथिल ऊतक है ये वाला ग्रंथिल ऊतक है। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, उसमें क्या क्या पाए जाते हैं। स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण है। जो स्तन ग्रंथि है वो सभी मादा जो कार्टेक्स होते हैं उसमें सभी पाया जाता है। मतलब अगर हम देखेंगे अगर किसी भी चीज़ को पहचानेंगे तो स्तन ग्रंथि स्तनधारियों को सिर्फ स्तन से पहचानेंगे। स्तनों में विभिन्न मात्रा में वसा, ग्रंथिल ऊतक ये सब पाए जाते हैं। स्तन में क्या पाए जाते हैं, वसा पाए जाते हैं और ग्रंथिल ऊतक पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये फूला रहता है। प्रत्येक स्तन में 15 से 20 में ग्रंथिल ऊतक की पालियाँ होती हैं, मतलब 15 से 20 ग्रंथिल ऊतक होते हैं और उसकी पालियाँ पाई जाती हैं। पाली में कोपिका कोशिकाओं के समूह होते हैं। यह कोपिका दुग्ध श्रावण करती है। जो कोपिका होती है वह दुग्ध का श्रावण करती है। आप लोग देख ही रहे होंगे ये जो कोपिका है ये क्या करती है दुग्ध का श्रावण करती है ये सब। और हम लोग देखेंगे कि कोपिका जो थी वो दूध का श्रावण कर ली। अब कोपिका से दुग्ध स्रावित होकर स्तन नलिकाओं में जाता है। कोपिका से जब दूध श्रावण होता है तो स्तन नलिकाओं में जाता है। प्रत्येक पाली की स्तन नलिकाएं मिलकर स्तन वाहिनी बनाती हैं। प्रत्येक स्तन वाहिनी तुम्बिका बनाती है जो दुग्ध वाहिनी से जुड़ा होता है और दुग्ध बाहर की तरफ जाता है। हम लोग उसके बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग देखेंगे कि युग्मक जनन क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं इसको, गैमेटोजेनेसिस। जननिक एपिथीलियम, इसमें क्या होता है जननिक एपिथीलियम की कोशिकाओं द्वारा युग्मक निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। नर में युग्मकों की निर्माण की क्रिया शुक्र जनन कहलाती है और मादा में युग्मकों के निर्माण की क्रिया अंड जनन कहलाती है। जो नर होते हैं उनमें जो युग्मकों का निर्माण होता है उसको हम कहते हैं शुक्र जनन, और जो मादा होती हैं उनमें जब युग्मकों का निर्माण होता है तो उसको हम क्या कहते हैं अंड जनन कहते हैं। ये सारी जो दोनों जो क्रियाएं होती हैं वो हमारा क्या कहलाती हैं युग्मक जनन। ये दोनों क्रियाएं जब हो जाती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं युग्मक जनन कहते हैं।
हम लोग देखेंगे कि जो शुक्र जनन होता है नर में, वो किस प्रकार से होता है और कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, उसका मतलब क्या है और कैसे हम कह सकते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग कहाँ तक देख लिए थे? हम लोग युग्मक जनन तक देख लिए थे। अब हम लोग क्या देखेंगे? शुक्र जनन क्या होता है हमारा। शुक्र जनन में क्या होता है, किस तरीके से हम उसको देखते हैं। ये क्या है? हमारा शुक्र जनन है। इसमें वृषण में स्थित द्विगुणित जननी एपिथेलियम कोशिकाएं, जिन्हें क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। जो वृषण में स्थित द्विगुणित, ये क्या है? द्विगुणित जो जननिक एपिथेलियम कोशिकाएं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन करके अगुणित कार्य से शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? शुक्र जनन कहते हैं। ये क्या होता है? वृषण में स्थित द्विगुणित जननिक एपिथेलियम कोशिकाएं, जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, और स्पर्मेटोगोनिया में अर्धसूत्री विभाजन होता रहता है और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित शुक्र जनन मतलब शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित शुक्राणुओं का निर्माण होता है, मतलब यन शुक्र जनन क्या होता है? शुक्राणु यन का निर्माण होता है और इस क्रिया को क्या कहते हैं? शुक्र जनन कहलाता है। और यह पूरा प्रक्रिया शुक्र जनन नलिकाओं में होता है। यह जो पूरी प्रक्रिया होती है, मतलब जो ये अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसके द्वारा जो अगुणित शुक्राणु का निर्माण होता है, वो प्रक्रिया किसमें होता है? शुक्र जनन नलिकाओं में होती है। सारी क्रियाएं शुक्र जनन नलिकाओं में होती है। अब हम देखेंगे कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? शुक्राणु या स्पर्मेटिड। पहला क्या है? शुक्राणु या स्पर्मेटिड का निर्माण है। पहला शुक्राणु तथा स्पर्मेटिड का निर्माण, और दूसरा क्या है? शुक्राणुओं में रूपांतरण, मतलब शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस। पहला क्या है? शुक्राणु का निर्माण, और दूसरा क्या है? शुक्राणुओं में रूपांतरण। पहला शुक्राणु का निर्माण करता है और दूसरा शुक्राणुओं में क्या कहता है? रूपांतरण करता है, जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, हम कह सकते हैं उसको हम। और पहले हम देखेंगे कि पहला जो हमारा है शुक्राणु या स्पर्मेटिड का जो निर्माण करता है, वो किस प्रकार से होता है। यह क्रिया जनन काल में प्रारंभ होती है। इसे निम्न प्रावस्था में बांटा गया है, मतलब जो शुक्राणु जनन है, स्पर्मेटिड का जो निर्माण है, उसको कई अवस्था में बांटा गया है और ये हमारे जनन काल में प्रारंभ होता है। जनन काल में जिसे हम देखेंगे गुणन अप्रावस्था क्या होता है और वृद्धि प्रावस्था। इसमें जो होता है वो कई भागों में बांटा गया है। जो स्पर्मेटिड का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, वो कई भागों में बांटा गया है। हम पहले को क्या कहते हैं? गुणन अवस्था। पहला क्या है हमारा? गुणन अवस्था। मल्टीप्लिकेशन फेज होता है। जननिक एपिथेलियम की कुछ कोशिकाएं आकार में क्या हो जाती हैं? बड़ी हो जाती हैं। जननिक एपिथेलियम की कुछ कोशिकाएं जो होती हैं, वो आकार में बड़ी हो जाती है, अन्य कोशिकाओं से विभिन्नता प्रकट करती हैं। जैसे सभी कोशिकाएं इतनी छोटे छोटे, मतलब 2 सेंटीमीटर की है, और कुछ कोशिकाएं उसमें से क्या हो जाती हैं? बड़ी हो जाती है। कुछ कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? बड़ी हो जाती हैं। तो ये ऑलरेडी इन सभी से विभिन्नता प्रकट करने लगती हैं। इन्हें प्राथमिक जननिक कोशिका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्राथमिक जनन कोशिका कहते हैं। इनमें कई बार समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप शुक्रजनन कोशिका का निर्माण होता है। इसमें कई बार शुक्रजनन जो होता है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है और इसके फलस्वरूप जो शुक्रजनन कोशिकाएं होती हैं, उनका निर्माण होता है गुणन अवस्था में। अब हम देखेंगे जो वृद्धि प्रावस्था है, वो ग्रोथ फेज, वो किस प्रकार से होता है, कैसे इन लोगों का ग्रोथ होता है, ये सब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला हम लोग क्या देख लिए थे? गुणन प्रावस्था। अब हम लोग क्या देखेंगे? वृद्धि प्रावस्था। ग्रोथ फेज किस प्रकार से होता है और क्या होता है ग्रोथ फेज में। इस फेज में, इस अवस्था में क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया की कोशिकाएं जो होती हैं, वो वृद्धि करके प्राथमिक शुक्राणु कोशिका या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदल जाती हैं। और परिपक्वन अवस्था हम देखेंगे। परिपक्वन अवस्था क्या होती है, इसमें परिपक्व कैसे होता है, तो हम देखेंगे इस प्रावस्था में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कोशिकाओं जो होती हैं, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के पहले चरण में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती है। इसके बाद
अर्धसूत्री विभाजन करके दूसरा चरण संपन्न करती है, जिससे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। मतलब एक से ये 2 बना ली और ये 2 से ये 4 बना ली, तो 4 हो गए ना, 4 का निर्माण कर लेती है। इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। और हम लोग दूसरा क्या देखेंगे? शुक्राणुओं में रूपांतरण, किस प्रकार से ये शुक्राणुओं में रूपांतरण करती है। और हम इसमें देख लेंगे अचल मतलब नॉन मोटाइल, मतलब ये एक दूसरे यहाँ से यहाँ तक नहीं चल पाती है, इसको हम क्या कहते हैं? अचल। गोलाकार शुक्राणु प्रसूव या स्पर्मेटिड का रूपांतरण हो करके सक्रिय या अचल शुक्राणु, मतलब ये चलने लगे, मोटाइल हो जाए है, उसमें बदल जाता है उसको क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन कहलाता है। मतलब जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान शुक्र वाहिकाओं के द्वारा जाने लगते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया में शुक्राणु या स्पर्मेटिड की गाल्जीकरण शुक्राणु का एक्रोसोम बनाती है। जो शुक्राणु होता है उसके जो ऊपर का भाग होता है, ये कवच, उसको वो किससे बना होता है? गाल्जी का, मतलब उसको क्या कहते हैं? एक्रोसोम। ये बहुत ही मजबूत परत होती है, ये जल्दी टूटती नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ही इसकी हेल्प होती है आगे जाने में शुक्र वाहिकाओं के द्वारा। हम देखेंगे शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु की संरचना क्या है? ये जो हमारी है ये वाली, ये एक्रोसोम की संरचना कहलाती है। ये 3 भागों में बटा होता है। पहला हेड, नेक और मिडल पार्ट, ये होता है इसका टेल। हेड, मिडल पार्ट और टेल। क्या होता है इसमें? जो हेड होता है उसमें होता है केंद्रक, मतलब यन, और इसमें क्या होते हैं? तार केंद्रक, मतलब समीपस्थ तार केंद्र और दूरस्थ तार केंद्र, और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ये क्या होता है? इसका टेल, जो मोटाइल करने में इसको रक्षा करता है और मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में सहायता करता है। और ये इसकी एक्रोसोम की संरचना पाई जाती है। अब हम इसके बारे में पढ़ लेंगे कि इसका मतलब क्या होता है और ये किस प्रकार से बने होते हैं। प्रत्येक शुक्राणु पतले व लंबे होते हैं, जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही हम देख सकते हैं। जो प्रत्येक शुक्राणु होते हैं वो केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही हम उसको देख सकते हैं। ये पतले होते हैं और लंबे होते हैं और इनके निम्नलिखित भाग होते हैं। ये हम इन भागों को हम देखे ही हैं। हेड हो गया, नेक हो गया, मिडल पार्ट हो गया, टेल हमारा हो गया। ये इसके कई भाग होते हैं, ज़्यादातर 3 ही भाग होते हैं, इसमें 4 दे दिया है। यह शुक्राणुओं का शीर्ष भाग होता है। जो हेड होता है वो शुक्राणुओं का शीर्ष भाग होता है, जिसमें बड़ा सा अगुणित केंद्रक होता है। इसमें एक टोपीनुमा संरचना होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। यह निषेचन के समय अंडाणु के झिल्ली को नष्ट करता है। जो एक्रोसोम होता है वो अंडाणु के झिल्ली को नष्ट करता है। और जो नेक होता है यह छोटा सा भाग होता है। इनमें 2 तार केंद्र होते हैं। इनमें कैसे होते हैं? 2 तार केंद्र होते हैं। पहला अग्रस्थ तार केंद्र, दूसरा दूरस्थ तार केंद्र। इसमें हम देख रहे हैं, इसमें देखिए जो होता है हेड वाला, इसमें क्या है? एक्रोसोम ये है इसका केंद्रक। और इसमें जो नेक है उसमें हम देख रहे हैं, इसमें समीपस्थ तार केंद्र और दूसरा क्या है? दूरस्थ तार केंद्र, दोनों में पाए गए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इसका मिडल पार्ट। मिडल पार्ट में क्या पाया गया है? यह इस भाग में शुक्राणुओं का शक्ति गृह कहते हैं। इसमें सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, जो शुक्राणुओं को गति प्रदान करती हैं और ऊर्जा प्रदान करती है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जानते हैं, उनमें क्या कहते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो मिडल पार्ट होते हैं वो शक्ति, माइटोकॉन्ड्रिया को आप लोग जानते ही हैं, ऊर्जा का घर कहते हैं, तो उसको हम शक्ति गृह कहते हैं। और जो टेल होता है वो शुक्राणुओं का अंतिम भाग होता है, जो जीवद्रव्य की झिल्ली से बना होता है। हम लोग क्या पढ़ लिए? अंडाणु की संरचना। अंडाणु की संरचना के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें क्या पाया गया है? हम लोग क्या क्या देखे हैं इसमें? क्या देखे? कोरोना रेडिएटा देखे हैं, कोशिका द्रव्य देखे हैं, जोना पेलुसिडा की परत देखे हैं, केंद्रक देखे हैं। इसको आप लोग अपने नोट्स में ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, और क्योंकि यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इस मानव जनन तंत्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम ये, और शुक्र जनन मतलब शुक्राणु का जो डायग्राम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ लेंगे कि ये क्या होता है। तो मानव के गोलाकार अचल मतलब ये नॉन मोटाइल होता है। अंडाणु का जो व्यास होता है वो 100 माइक्रोन होता है,
अंडाणु के मध्य में एक केंद्रक मतलब यन पाया जाता है। अंडाणु के चारों ओर एक परत पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, जोना पेलोसिडा कहते हैं। बाहर की ओर एक परत होती है जिसको हम क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा कहते हैं। इसके चारों तरफ क्या है, एक परत पाई जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जोना पेलोसिडा की परत कहते हैं। और इसके एक ओर एक परत पाई जाती है, जो बाहर की तरफ एक परत पाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा कहते हैं, जो बाहर की तरफ पाई जाती है। हम लोग अब क्या देखेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब आवर्त चक्र क्या होता है। रजोधर्म जो गर्ल्स को ज़्यादातर आता है उसको क्या कहते हैं हम, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मादा में रजोधर्म जो यौवन अवस्था में प्रारंभ हो जाता है, क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो यौवनावस्था में प्रारंभ होता है और 12 से लेकर के 13 वर्ष तक की आयु काल से प्रारंभ होता है तथा 45 से 50 वर्ष की आयु तक समाप्त हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो 12 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है और 45 से 50 वर्ष तक की आयु तक समाप्त हो जाता है। निषेचन न होने की दशा में गर्भाशय के दीवार तथा अंडाशय के चक्रीय परिवर्तन होता है। इस चक्र को मासिक चक्र कहते हैं। यह लगभग 28 दिन का होता है। इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो 28 दिन का होता है। इसके बाद रुधिर का स्राव शुरू हो जाता है। इसी रुधिर के साथ अनिषेचित नष्ट हो चुका अंड भी योनि के मार्ग से बाहर आ जाता है। इसे मासिक धर्म कहते हैं। रुधिर स्राव लगभग 4 से 5 दिनों तक होता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड चलता है वो लगभग 4 से 5 दिनों तक का होता है। किसी बालिका के जीवन काल में प्रथम बार रजोधर्म होने की घटना को क्या कहते हैं, रजो दर्शन कहते हैं। जो किसी गर्ल्स को जो पहली बार कोई आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल तो उसको हम क्या कहते हैं, रजो दर्शन कहते हैं। और मादा के अस्थायी रूप से मासिक चक्र को रुकने की क्या कहते हैं, रजो निवृत्ति कहते हैं। जब पहली बार आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रजो दर्शन कहते हैं। और जब रुक जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रजो निवृत्ति कहते हैं। FSH और LH हार्मोन्स के नियंत्रण से ही यह प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया कैसे होती है, FSH हार्मोन्स होते हैं और LH हार्मोन्स होते हैं, उनकी नियंत्रण की प्रक्रिया के से होती है यह सब चीज़ें। अब हम लोग क्या देखेंगे, निषेचन फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है और उसमें क्या क्या पाया जाता है। हम लोग क्या देखे थे, हम लोग देखे थे ये चीज़ देखे थे, हम लोग क्या देखे थे, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उनमें 2 हार्मोन्स वर्क करते हैं। उसका क्या है, एक है FSH और दूसरा क्या है, LH। इसका हम लोग फुल फॉर्म जान लेते हैं। FSH का क्या फुल फॉर्म होता है, इसका होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और हार्मोन्स। क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और हम LH का देख लेंगे, इसका क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। LH का क्या होता है, LH का क्या हम लोग देखे थे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। FS का फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और LH का क्या, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। अब हम लोग क्या देखेंगे, निषेचन क्या होता है, वो किस प्रकार से होता है। फर्टिलाइजेशन, नर युग्मक शुक्राणु होते हैं और मादा युग्मक अंडाणु के साथ जब संलयन मतलब फ्यूजन होता है तो ये जाइगोट का निर्माण होता है। युग्मनज को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, जाइगोट का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के बनने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। निषेचन के लिए नर मैथुन की क्रिया द्वारा स्पर्म को मादा जनन के पथ पर स्खलित कराया जाता है और मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है। निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में होती है और शुक्राणु गति करते हुए अंडाणु तक पहुँचते हैं, क्योंकि ये मोटाइल होते हैं और अंडाणु नॉन मोटाइल होते हैं, तो वो अंडाणु तक पहुँचते हैं। और फिर अंडाणु की कोशिका द्रव्य में उपस्थित अगुणित केंद्रक मतलब यन जो होता है, और यन अंडाणु से और यन जो होता है स्पर्म से होता है, वो अगुणित केंद्रक के साथ शुक्राणु में उपस्थित अगुणित केंद्रक मिलता है तो यह क्या बन जाता है, 2n का निर्माण हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। किसका निर्माण कर लेता है, जाइगोट का निर्माण करता है, जिसके फलस्वरूप युग्मनज का फॉर्मेशन होता है। और यह क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन कहलाती है। अब हम लोग क्या देखेंगे, निषेचन का महत्व क्या क्या है। निषेचन द्वितीयक अंडक
के अर्धसूत्री विभाजन मतलब को पूर्ण करने के लिए प्रेरित करता है। और निषेचन द्विगुणित अवस्था अर्थात मनुष्य में 46 गुणसूत्र कितना होते हैं 46 मतलब 2n गुणसूत्र ये होता है। कितना होते हैं 46 गुणसूत्र 22 + x और 22 + 2x और पुनर्स्थापना करता है। यह दो जनकों के गुणों को मिला करके आनुवंशिक विविधता पैदा करता है। और प्रारंभिक विदलन व अंतरोपण अब हम लोग देख लेंगे। प्राइमरी क्लीवेज एंड इम्प्लांटेशन क्या होता है। निषेचन के बाद जब युग्मनज अंडवाहिनी के स्थमस वाले क्षेत्र से होता हुआ गर्भाशय की ओर गति करता है तो अंडवाहिनी के सिलिया युग्मनज को अंडवाहिनी में गर्भाशय की दिशा में ढकेलने का कार्य करता है। इसी गति के दौरान युग्मनज में विदलन होता है मतलब जाइगोट में विदलन होते रहते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे कि 8 से 16 कोरक खंडों ब्लास्टोमियर्स वाला भ्रूण तूतक या मोरुला कहलाता है। ट्रोफोब्लास्ट स्तर अब गर्भाशयी भित्ति के आंतरिक स्तर एंडोमेट्रियम से संलग्न हो जाता है तथा अंतर कोशिका समूह अब भ्रूण के रूप में विभेदित हो जाता है। ब्लास्टोसिस्ट के असंलयन से होने पर गर्भाशयी कोशिकाएं तेजी से विभाजित होकर ब्लास्टोसिस्ट को ढक लेती हैं। इसके फलस्वरूप ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में धंस जाती है और अंतः स्थापित हो जाती है। यही क्या कहलाता है अंतरोपण कहलाता है। यह क्रिया क्या कहलाती है अंतरोपण कहलाती है। हम लोग कहाँ तक देखे थे प्रारंभिक विदलन व अंतरोपण हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग क्या देखेंगे कि प्रसव क्या होता है और प्रसव किस प्रकार से होता है। मनुष्य में शिशु का जो जन्म होता है उस तकनीक को शिशु के जन्म होने की तकनीक से रूप से प्रसव या मतलब उसको क्या कहते हैं जो जन्म होता है शिशु का उस तकनीक को क्या कहते हैं प्रसव कहते हैं। और इसकी 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था में गर्भाशयी ग्रीवा में फैलाव व प्रसरण शिशु को बाहर आने का मार्ग सुलभ कराता है और इस समय क्या होती है एमनियन जो होती है वो फट जाती है वह एमनियोटिक द्रव बाहर आने लगता है। इसमें क्या होता है एमनियन जो होती है वो फट जाती है और फट करके क्या होता है एमनियोटिक जो होता है एमनियोटिक द्रव वो बाहर आने लगता है। और दूसरी अवस्था शिशु जन्म की है। शिशु के स्वतः श्वसन प्रारंभ कर देने के बाद नाभिनाल जो होता है वो काटा जाता है। तीसरी अवस्था में क्या देखेंगे अपरा भी गर्भाशय के योनि के रास्ते से बाहर निकल आता है। और प्रसव क्या होती है एक जटिल तंत्रिकी और अंतःस्रावी क्रिया विधि है। प्रसव क्या है एक जटिल तंत्रिकी अंतःस्रावी क्रिया विधि है। अब हम लोग देख लेते हैं दुग्ध श्रावण किस प्रकार से होता है और उसमें उसको क्या कहते हैं वे सब कैसे होता है। तो हम देख लेंगे सगर्भता के समय स्त्री की स्तन ग्रंथियों में अनेक बदलाव होते हैं। क्या होते हैं स्त्री के स्तन ग्रंथियों में अनेक बदलाव होते हैं तथा स्तन ग्रंथियों में हुए भिन्नता के कारण यह सगर्भता की समाप्ति आने पर दुग्ध श्रावण प्रारंभ कर देता है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है वैसे ही दुग्ध श्रावण होने लगता है। शिशु के जन्म के बाद स्तन ग्रंथियों द्वारा दुग्ध का उत्पादन व श्रावण होता है। दुग्ध श्रावण कहलाता है जो ग्रंथियों से दुग्ध का श्रावण होता है उत्पादन होता है उसको हम क्या कहते हैं दुग्ध श्रावण कहते हैं। मानवीय दूध में जो शिशु के पोषण के लिए पोषक पदार्थों का आदर्श संतुलन होता है। जो पहला दूध होता है उसमें शिशु के पोषण के लिए सभी पोषक पदार्थ उपलब्ध होते हैं। दुग्ध श्रावण के आरंभिक कुछ दिनों तक निकलने वाला दूध प्रथम स्तन या खीस कहलाता है। ये बच्चे को पिलाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इनमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। आज हम लोग क्या पढ़े हैं आज हम लोग पूरा यहाँ से पढ़े हैं। मानव जनन तंत्र जो था वो हम लोग पढ़े हैं उनमें क्या क्या था ये सारी चीजें हम लोग पढ़े हैं। अंडाणु की संरचना पढ़े हैं अंडजनन क्या होता है ये पढ़े हैं। शुक्राणु की संरचना के बारे में पढ़े हैं उसकी अवस्था क्या क्या होती है ये सब पढ़े हैं। शुक्र जनन क्या होता है ये पढ़े हैं। युग्मक जनन क्या होता है ये पढ़े हैं। और स्तन ग्रंथि क्या होती है इसके बारे में हमने जाना है। बाह्य जननांग क्या होता है योनि का और ये सारी चीजें आज हम लोग मानव जनन तंत्र के अंतर्गत ये सारी चीजें हमने पढ़ा है। स्त्री जनन तंत्र की संरचना को हमने देखा है और स्त्री जनन तंत्र क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ा है। ये सारे चीजों आज पूरा चैप्टर हमने
कंप्लीट कर लिया है इसका मानव जनन का। आज हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसके मुख्य या प्राथमिक अंग, सेकेंडरी अंग, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा है। नर जनन तंत्र की संरचना के बारे में हमने जाना है। और क्या जाना है, नर जनन होते क्या हैं, और प्राथमिक नर जनन क्या होते हैं, और द्वितीयक नर जनन क्या होते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें जाने हैं। ये क्या होता है, द्वितीयक क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पता किया है। हम लोगों ने क्या क्या देखा है, मानव जनन के अंतर्गत हम लोग मानव जनन देखे हैं, उसकी परिभाषा, मानव जनन तंत्र देखा है, और उसके बारे में हम लोगों ने सारी डिटेल्स के बारे में पढ़ा है। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और इसको जितना से ज़्यादा हो सके उतना स्टूडेंट के पास भेजने की प्रयास कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ताकि इसको पढ़ सकें और हमारे वीडियो को एक अच्छा हेल्पफुल मिल सके, और अपने प्रिपरेशन को एक अच्छे लेवल पे ले जा सके। थैंक यू स्टूडेंट, और कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब